नमस्कार दोस्तों, मिशन 50 आईएएस के इस परिवार के साथ, इस पूरी की पूरी टीम के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आज आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज पूरा का पूरा बिहार प्रदेश आपको जान रहा है। आज मिशन 50 परिवार के साथ हैं श्री सिद्धार्थ केसरी सर, जिन्होंने इस बार बीपीएससी की परीक्षा का जो अभी रिजल्ट आपने देखा 67 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट देखा, उसमें सर का 26वां रैंक है। 26वां रैंक अपने आप में गौरव का क्षण होता है। पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए एक ऐसा अद्भुत क्षण होता है जिसमें ऐसा माना जाता है कि परिवार में जन्म लेने वाला ये लड़का अपने पूरे के पूरे परिवार की गौरव कीर्ति को कई गुना आगे बढ़ाए हैं। तो सर, आपका सिद्धार्थ सर बहुत बहुत स्वागत है आज मिशन 50 परिवार के साथ। आज आप हम लोगों के बीच हैं, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, आपने इतने अच्छे अलकाब से मुझे नवाजा। जी बिल्कुल। मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं उस काबिल हूँ कि नहीं। नहीं सर, डेफिनेटली इस बार आपने जो बिहार प्रदेश का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में जो आपने ये किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गौरव का क्षण है। तो सर, कैसा लग रहा है आपको इस पद को प्राप्त करके? इस बार आप बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं, तो कैसा लग रहा है सर इस बार? अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं पहले से ही सेवा में था, सहकारिता सेवा में था ARCS के रूप में। तो कुछ खास खुशी नहीं हुई, लेकिन संतुष्टि बहुत हुई, क्योंकि मेहनत हमने किया था तो उसका फल मिला। तो सबसे पहले सर, आपने अपनी सफलता के बारे में किसे बताया? मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था, लेकिन मम्मी किसी और से बात कर रही थी, तो मैंने पापा को कॉल किया। जी, कैसा उनका क्या रिस्पॉन्ड रहा, क्या उन्होंने कहा? जो माता पिता हैं वो मेरे सामने अपने भाव को प्रकट नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा प्रेशर में आ जाएगा, तो इसलिए वो भाव छुपा के रखते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो उनकी खुशी देखने लगी। तो पूरा सर, आपके जितने रिलेशन होंगे, रिलेटिव होंगे, जब उन लोगों को पता चला बिहार प्रदेश में रैंक 26 वो भी बीपीएससी एग्जाम में, तो पूरे के पूरे रिलेशन से, सारे जगह से कॉन्ग्रेचुलेसन आ रहा होगा? जी, सबने काफ़ी सराहा है और तैयारी के दौरान भी सहयोग किया। मान लीजिए कि रिजल्ट जब आ जाता है तो सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। जी। जरूरी ये है कि जब तैयारी आप कर रहे हैं तब आपका सहयोग कौन कौन कर रहा है, तो उसमें सभी लोगों ने, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, शिक्षक, और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा मेरा जो विभाग है, सहकारिता विभाग, उसके सभी लोग, मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कलीग हैं, और जो मेरे अधीनस्थ काम करते हैं, सबका बहुत सहयोग है। जैसा सर आपने बताया कि सहकारिता विभाग में आप सिलेक्टेड थे, आप वहाँ पर अपना योगदान दे रहे थे, सर्विस कर रहे थे, तो सर आज के समय में स्टूडेंट्स कई सारे तनाव से ग्रसित रहता है। कहीं बहुत सारे स्टूडेंट बिहार प्रदेश में ऐसा देखा जाता है कि फैमिली और फिनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने के कारण पार्ट टाइम जॉब करता है। पार्ट टाइम जॉब करके वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी करता है। तो स्टूडेंट्स के साथ ये शिकायतें रहती हैं कि हम बहुत समय अपनी पढ़ाई को नहीं दे पाते हैं, बहुत समय तक हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो जिस कारण से वो, आप कह सकते हैं कि कई सारे छात्र बहाना भी बनाते हैं। तो आप इतने बड़े पद पर पहले से कार्य कर रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे, उसके साथ साथ पढ़ाई करके 67 बीपीएससी में आपने इतना टॉप लेवल, टॉप पोस्ट हासिल किया सर। तो आपने समय प्रबंधन के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई? तो हम चाहेंगे कि आप छात्रों को बताएं जो आगामी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़े पद पे नहीं काम कर रहा था, लेकिन जो भी काम कर रहा था बेहतर ढंग से करने का प्रयास होता है। तो चूँकि मान लीजिए कि आप किसी सेवा में हैं और वहाँ आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो आपको समय की कमी होगी तैयारी करने के लिए। तो मेरे साथ भी वो परेशानी थी। इसके लिए ज़रूरी ये है, दो काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि समय आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो समय, मान लीजिए कि आप जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी जग जाएं। तो जैसे मैं करता था, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं सो जाता था और सुबह 3:30 4 बजे तक मैं जगता था। तो 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय मेरे पास रहता था, तो उसमें मैं पढ़ाई करता था। और फिर जॉब से लौटने के बाद थकान होती तो सो जाता था, तो वही नींद भी आ जाती 9 बजे तक। तो इस प्रकार से समय आपको निकालना पड़ेगा। आप किस प्रकार के जॉब पे, क्या आपका समय है? जैसे मेरा केस है कि 10 से 6 बजे के करीब में रहता है, बाकी अलग लोगों का अलग अलग होगा। तो उसमें आप पहला काम कीजिए कि समय निकाल लीजिए। दूसरा काम ये है कि जो भी समय आपने निकाल रखा है, उसमें आप ये प्रयास कीजिए कि उसमें कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो फिर मोबाइल चेक कर रहे हैं या यूट्यूब देख ले रहे हैं, गाना सुनने लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास समय सीमित है, समय का अभाव है
और जब समय आपको मिल रहा है तो उसका जो है आपको उपयोग अच्छे से करना पड़ेगा। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये हुई कि कहीं ना कहीं आपको अपना सिलेबस और तैयारी जो है उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हल्का फुल्का करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास पूरा समय है तो आप मोटी मोटी पुस्तकें कई बार पढ़ सकते हैं, अलग अलग पुस्तकें पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है तो आपको इंटेलिजेंटली जो है देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, उसको पढ़ना पड़ेगा। और तैयारी के साथ, नौकरी के साथ तैयारी करने का एक फ़ायदा सर ये है कि आपको मेंटल प्रेशर नहीं होता है कि आप अनएम्प्लॉयड हैं या आपको जेब खर्च के लिए परेशानी नहीं होती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है ना कि नौकरी के साथ तैयारी उतनी मुश्किल नहीं है जितना सामने बस अगर बेहतर प्लानिंग के साथ टाइम मैनेजमेंट कर समय प्रबंधन अगर हम लोग ढंग से करें तो आसानी से किया जा सकता है। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत अच्छा समय प्रबंधन नहीं किया था, लेकिन क्योंकि पहले से भी तैयारी कर रखा था मैंने, तो वो मेरे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। सर, जो ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है या फिर जो भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है तो देखा जाता है कि सर मैराथन है, एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कई बार होता है कि स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, लेकिन मेरिट नहीं बनने के कारण से वो आउट हो जाते हैं। या फिर कई सारे स्टूडेंट पीटी क्वालिफाई करते हैं, मेंस जब वो देते हैं तो मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता, 2-3 बार सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेशन लेवल उनका डिग्रेड हो जाता है, थोड़ा सा वो अपने आप को हेजिटेशन में, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा पल आपके जीवन में आता था तो आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए क्या करते थे? दोस्तों से मिलना या फिर जो आप करते थे सर? देखिए, जो बातें आपने बताई, मुझे लगता है कि 99% जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उस मरहले से गुजरते ही हैं। कई बार उन्हें निराशा हाथ लगती है, कई बार पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका मुझे लगता है कि तरीका बहुत ही सरल है। सरल तरीका ये है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए बना लिया कि मुझे 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, आप उस 8 घंटे की पढ़ाई अच्छे से करते हैं, ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपको गिल्ट महसूस नहीं होगा आपके रिजल्ट नहीं आने पे। मैं कई बार कई कलीग्स को देखता हूँ, कई मेरे साथ में कॉलेज वगैरह के दोस्त हैं, तो वो इंटरव्यू में मान लीजिए सफल नहीं हो पाए, लेकिन वो दुखी नहीं होते क्योंकि उनको लगता है कि मैंने मेहनत किया, नहीं हो पाएगा, फिर से हो जाएगा। तो अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो निराशा आपके पास नहीं आएगी, गिल्ट नहीं महसूस होगा। दूसरी बात यह है कि फिर भी कई बार जो है अच्छा महसूस नहीं होता है, तो आप अपने परिवार से बात कीजिए, परिवार के साथ समय व्यतीत कीजिए, और भी कुछ हॉबीज़ वाली चीज़ें भी आप कर सकते हैं। कुछ सेल्फ हेल्प की बुक्स होती है वो पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप परिवार को समय दीजिए और खुद से बातचीत कीजिए। क्योंकि देखिए, सीट होता है 800 सीट, 700, 600, तो उतने लोगों को ही ना सफलता मिलेगी, बाकी को तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये तो तल्ख हकीकत है कि सबको सफलता नहीं मिल सकती। तो मेरा यही कहना होगा कि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है थोड़ी उसमें देरी हो जाए, तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। जैसा कि आप लोगों ने सर से सुना कि अपने आप को हमेशा स्टे पॉजिटिव बनाए रखने के लिए फैमिली के साथ साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आज के समय पर स्टूडेंट सुकून तलाशता है सोशल मीडिया पर जा करके, तो डेविएशन जहाँ पर है वहाँ से अपने समय को बचा करके फैमिली को देना, परिवार वालों से बात करना, ये पॉजिटिव बने रहने के लिए जरूरी है। सर, अगला प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप मिशन 50 IAS परिवार के साथ डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर के साथ कब जुड़े और कैसा जर्नी रहा आपका मिशन 50 IAS के साथ? देखिए, इंटरव्यू से कुछ समय पहले ही मुझे छुट्टी मिली, तो मैं पटना आ गया था। तो बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर में था, मैं टेंशन में था कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मिशन 50 में मैं आया और यहाँ पे मुझे काफ़ी सहयोग मिला। और जो सबसे विशिष्ट मुनफरिद जो बात रही वो ये रही कि रंजीत सर से डायरेक्ट VC के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला। और बात कुछ ऐसी है कि रंजीत सर के पास वृहद अनुभव दोनों चीज़ों का, शिक्षा के क्षेत्र में भी है और प्रशासन के क्षेत्र में भी है। आप मान लीजिए कोई टीचर हैं तो उनको केवल शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव होगा, अब कोई प्रशासन में है तो केवल प्रशासन का होगा। तो सर से फ़ायदा ये है कि सर को दोनों क्षेत्रों का वृहद अनुभव है। तो वो मेरे जो 2-3 सेशन सर ने लिए तो बहुत ही इनलाइटनिंग थे। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि 2-3 उन्होंने मेरी जो सहकारिता सेवा है उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन मुझसे पूछे और उसके उत्तर भी बताएं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है, जो वास्तविक इंटरव्यू था, साक्षात्कार था, उसमें वो बात आ भी गई। तो मैं सर को बहुत ही शुक्रिया कहूँगा।
कि सर ने 1-to-1 में समय दिया। आमतौर पे इतने बड़े पदाधिकारी में समय नहीं दे पाते हैं, तो सर का तहे दिल से मैं शुक्रिया कहूँगा। सर, आपको अपना रोल मॉडल आज बिहार के कई सारे स्टूडेंट मान रहे हैं कि आपने इतनी अच्छी सफलता हासिल की। तो सर, जो स्टूडेंट अब 70वीं बीपीएससी की परीक्षा आने वाली है, 70वीं बीपीएससी होगा, तो उस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए आप स्टूडेंट्स को कोई टिप्स देना चाहें, कुछ बताना चाहें कि कैसे पीटी के एग्ज़ाम को, मेंस के एग्ज़ाम को और स्ट्रेस फ्री तैयारी किस तरीके से किया जाए, तो उस पर सर कुछ 70वीं बीपीएससी के छात्रों को आप बताएं। देखिए, मैंने ऐसा कोई खास काम नहीं किया कि मैं रोल मॉडल बन जाऊँ आप लोगों का। और दूसरी बात यह है कि जो पैटर्न है, जो परिदृश्य है परीक्षा का, वो 67 से चेंज हो गया। तो क्योंकि मैंने 68, 69 नहीं दिया है, तो मैं इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँगा सर। लेकिन मैंने प्रश्न देखे हैं, 68 के, 69 के पीटी के प्रश्न देखे हैं और 68 के मेंस के प्रश्न देखे हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि पीटी में अब कॉन्सेप्चुअल डेप्थ की ज़रूरत है। अच्छी पुस्तकें पढ़ें आप और कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। और मेंस के लिए मुझे लग रहा है कि 2 बातें बहुत ध्यान देने वाली होगी कि एक तो आपके पास ब्रॉड नॉलेज की ज़रूरत होगी। 67 तक जब तक हमने एग्ज़ाम दिया है, तब तक कुछ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से क्वेश्चन आते थे तो हम लोग तैयार करते थे। 68 में वैसा नहीं है और ज़्यादातर संभावना है कि 69 में भी वैसा नहीं होगा। तो आपको ब्रॉड नॉलेज की ज़रूरत होगी। और दूसरा क्या है कि बहुत ज़्यादा लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो मेंस के लिए ये 2 बातें मुझे लगता है कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मेंस के लिए आंसर राइटिंग का रेगुलर प्रैक्टिस करें। हाँ, और ब्रॉड नॉलेज ग्रहण करें, अच्छी बुक्स पढ़ें। और पीटी के लिए तो वही कॉन्सेप्चुअल, अब तो वन लाइनर का ज़माना रहा नहीं रहा। अब वो फैक्ट बेस्ड नहीं, फैक्ट भी तैयार करने हैं, लेकिन उस प्रकार नहीं कि केवल आप फैक्ट याद कर लें, कॉन्सेप्ट ना तैयार करें, तो ऐसे नहीं होगा। कॉन्सेप्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप यहाँ मिशन 50 परिवार के साथ हैं, आपका बहुत बहुत आभार। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि रंजीत सर के मार्गदर्शन में जो है यहाँ सहयोग है। तो कोई भी परीक्षार्थी, अभ्यर्थी अगर किसी प्रकार की सहयोग चाहते हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरली कोचिंग के लिए, ऐसे भी सहयोग चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है सहयोग जो है निःशुल्क मयस्सर है। जी। और मैं भी आया था तो मुझे भी निःशुल्क ही सहयोग मिला था। तो इसलिए धन्यवाद सर आपको भी। और एक बार फिर से मैं जो कोचिंग है उसको और खासकर रंजीत सर को सबको धन्यवाद। थैंक यू।